हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सैनी। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, अपने पास दो कॉइल्स हैं। प्राइमरी कॉइल जो ब्लू कलर से दिखाई हुई है और सेकेंडरी कॉइल जो रेड कलर से दिखाई हुई है। ये दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं जिनकी अरेंजमेंट का हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने वाले हैं। सो लेट अस सी। मान लीजिए ये है प्राइमरी कॉइल जिसकी लेंथ L है। लेंथ आप L1 जूम कर सकते हो या L कर लो, क्योंकि हम दोनों ही कॉइल्स की सेम लेंथ जूम करने वाले हैं। ये सेकेंडरी कॉइल S। सेकेंडरी कॉइल से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और प्राइमरी कॉइल को हमने अपनी तरफ से करंट फ्लो करवा दिया, वो है I1। सो I1 करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, जिसको हमने अपनी तरफ से करंट दिया। ये सोर्स करंट हो गया। अब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने की वजह से प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वो होगा B1 = μ0 N1 I1, क्योंकि ये सोलेनोइड वाली एक्सप्रेशन है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने देखी थी, μ0 Ni हमने ड्राइव की थी। तो ये भी सोलेनोइड की तरह ही है। तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया प्राइमरी कॉइल में? μ0 N1 I1। N1 क्या है? N1 है प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेस भी, मैग्नेटिक लाइंस भी होंगी। और वो मैग्नेटिक लाइन अगर प्राइमरी कॉइल में है तो वो मैग्नेटिक लाइन तो सेकेंडरी कॉइल में भी लिंक हो रही है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के बाहर ही तो लपेटी हुई है। तो सेकेंडरी कॉइल को अपने आप ही मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया जैसे ही हमने प्राइमरी कॉइल को करंट दिया। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स आया? फ्लक्स लिंक्ड थ्रू वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न को कितना फ्लक्स मिला? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और सेकेंडरी कॉइल का एरिया मान लेते हैं A। हमने दोनों कॉइल का एक्चुअली सेम ही एरिया माना है। अगर आप डिफरेंट एरिया मानना चाहो, अगर आप ऐसी कॉइल मानो, मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है, उसका एरिया A1, और ये आप सेकेंडरी कॉइल मानो, ये सेकेंडरी कॉइल, और उसका एरिया A2। लेंथ दोनों की सेम मान लेते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि सेकेंडरी कॉइल को फ्लक्स कितना मिलेगा? फ्लक्स फाई, वो हो जाएगा B1 × A2। यहाँ पर A की जगह A2। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर A2 की वैल्यू A1 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको यहाँ पे इफेक्टिव एरिया A1 ही लेना होगा, मतलब जो कम वाला एरिया है वो ही लेना होगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के सारे एरिया को तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिला ही नहीं, क्योंकि करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा था? प्राइमरी कॉइल की वजह से। प्राइमरी कॉइल की वजह से करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें तो प्राइमरी कॉइल के अंदर अंदर ही हैं। तो सेकेंडरी कॉइल को भी तो इतने एरिया के अंदर ही फ्लक्स मिलेगा ना जितने एरिया के अंदर प्राइमरी कॉइल है। तो उसका बाकी एरिया तो इनइफेक्टिव रह जाएगा, उसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी ही नहीं। इसीलिए आप जब फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो उस केस में आपको इनर कॉइल का एरिया लेना होगा। जो छोटी कॉइल है, कम एरिया वाली कॉइल है, उसका एरिया आपको लिखना होगा। आप ये केस ही खत्म कर दीजिए, आप दोनों कॉइल का एरिया बराबर ही ले लीजिए, तो उस केस में आपको सेम ही एरिया होगा, तो सेम ही एरिया आपको A यहाँ पर लिखना होगा। तो सेकेंडरी कॉइल को कितना फ्लक्स मिला पर टर्न को? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से ला के पुट कर दी, इनटू एरिया, ये अपने पास आ गया। ये तो एक टर्न का एरिया है, फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में भी तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया N2 है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? N2 × एक टर्न में फ्लक्स। तो ये अपने पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब ये टोटल फ्लक्स आ गया। अब सेकेंडरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा, ये हम फेरेडेज लेंज लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हैं। EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो फ्लक्स आया है सेकेंडरी कॉइल में, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और डेरिवेटिव करने से अपने पास क्या आ जाएगा? इसके अंदर EMF आ जाएगा। चलो इसको हम फ्लक्स वाले तरीके से, EMF वाले तरीके से ना करके फ्लक्स वाले तरीके से सोल्व कर लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स आया है वो प्राइमरी कॉइल के करंट पे ही तो डिपेंडेंट है। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल।
सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया और उसकी जगह पे कांस्टेंट लगा दिया M21 जो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो ये भी फ्लक्स सेकेंडरी कोयल में, ये भी फ्लक्स सेकेंडरी कोयल में। अगर इन दोनों की कंपैरिजन कर लें, अगर दोनों को कंपेयर कर लें तो कंपेयर करने से अपने पास M21 की वैल्यू आ सकती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कोयल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कोयल। वो कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए, दोनों को कंपेयर करने से M21 की वैल्यू आ गई म्यू नोट N1N2 A/L, म्यू नोट N1N2 AL। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप क्या कीजिए, N1 को तो ये पुट कर दीजिए कैपिटल N1/L और N2 को पुट कर दीजिए कैपिटल N2/L। तो आप ये पुट करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में आ जाएगी, ये वाली। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में, तो आप क्या कीजिए, कैपिटल N को पुट कर दीजिए स्मॉल n इंटू लेंथ, ये पुट कर लीजिए, तब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो एक्सप्रेशन आई ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कोयल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कोयल। अब अगर आपको ये चाहिए होता कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ प्राइमरी कोयल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कोयल, वो भी सेम ही आता, क्योंकि देखो सेकेंडरी कोयल का हमने निकाला तो इसमें N1 और N2 दोनों ही आए, एरिया तो सेम ही था, लेंथ भी सेम ही थी। तो अगर प्राइमरी कोयल का भी निकालते तो भी तो यही आता, क्योंकि N1 N2 तो दोनों ही आए हुए हैं, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया दोनों का ही सेम है। तो प्राइमरी कोयल का भी निकालते कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर प्राइमरी कोयल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कोयल, तो भी वो इतना ही आपके पास ऑब्टेन होता, क्योंकि एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क ही नहीं है। सिमेट्री देखें तो सेकेंडरी कोयल का म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, N1 N2, एरिया ऑफ कॉमन एरिया और कॉमन लेंथ, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो प्राइमरी कोयल पे भी निकालते तो N1 N2 तो दोनों ही आने वाले थे, कॉमन एरिया और कॉमन लेंथ वो दोनों ही आपके पास आ जाते, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों ही कोयल के इक्वल होते हैं। सो फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एंड लीड्स टू प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेम होता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल। मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, वो देख लीजिए क्या है। इफ़ टू सोलेनोइड्स आर वाउंड ऑन मैग्नेटिक कोर, सपोज कीजिए कि दोनों कॉइल को किसी मैग्नेटिक रोड के ऊपर वाउंड किया हुआ है। ये मान लीजिए ये मैग्नेटिक रोड है, इसके ऊपर दो कॉइल्स को लपेटा हुआ है। मान लेते हैं ये पहली कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल होगी जिसमें हमने करंट दे रखा था I1, और दूसरी कॉइल को भी इसके ऊपर ही लपेटा हुआ है। मान लीजिए ये दूसरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इस मीडियम की परमेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो ये मीडियम नहीं है, किसी रोड के ऊपर नहीं लपेटा हुआ तो वैक्यूम होगा, और वैक्यूम की परमेबिलिटी म्यू नॉट होती है। लेकिन अगर किसी रोड के ऊपर, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर आप इसको वाउंड करते हो कोयल को, तो आपको उस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर म्यू आर और लग जाएगा। ये म्यू आर जो लगाया गया है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से, परमेबिलिटी की वजह से ही लगाया गया है। ठीक है, सेकेंड देखिए, इफ सोलेनोइड S1 एंड S2 हैव नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 ऑफ डिफरेंट रेडियाई R1 एंड R2, तो उस केस में क्या होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपके पास मान लीजिए दो कॉइल्स होती, ये प्राइमरी कॉइल जिसकी रेडियस है R1 या एरिया है A1, और सेकेंडरी कॉइल मान लीजिए ये अपने पास, ये सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, और इसकी रेडियस है R2 या एरिया A2। उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में बच्चों हमें बाकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, म्यू नोट, म्यू आर, N1 N2 और लेंथ तो हम सेम ही मान रहे हैं। एरिया जो लेना होगा वो आपको इनर कॉइल का एरिया लेना होता है, इनर कॉइल का। चाहे आप करंट आउटर कॉइल को दो, चाहे आप करंट इनर कॉइल को दो, आप करंट चाहे किसी भी कॉइल को प्राइमरी मान लो, किसी भी कॉइल को सेकेंडरी मान लो, आपके एक्सप्रेशन में जो एरिया आएगा ना वो छोटे वाला एरिया आएगा, इनर कॉइल का एरिया ही आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए,
सपोज कीजिए कि ये प्राइमरी कॉइल है, ये है प्राइमरी कॉइल और इसको मैंने करंट दिया हुआ है I1। इसको मैं साइड से दिखाता हूँ। तो इस कॉइल में करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है तो इस कॉइल के अंदर अंदर ही होगी ना, क्योंकि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसे साइड से देखूं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल इतने एरिया के अंदर हैं, इतने एरिया के अंदर। अब मैं सेकेंडरी कॉइल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है जो थोड़े बड़े एरिया की है। इसको अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊं तो ये कॉइल का एरिया ये रहा। अब आप खुद देख सकते हो सेकेंडरी कॉइल के कितने एरिया को मैग्नेटिक फ्लक्स मिला है, केवल इतने एरिया को ही तो मिला है ना, बाकी इन जगहों के अंदर तो कोई फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई फ्लक्स है ही नहीं। फ्लक्स तो केवल इस अंदर अंदर वाले एरिया में ही है। तो अगर आप सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स देखोगे तो वो फ्लक्स कितना आएगा, φ2, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली कॉइल का इनटू एरिया। अब एरिया कितना लें, सेकेंडरी कॉइल का सारा एरिया लेने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सारे एरिया में तो फ्लक्स है ही नहीं। फ्लक्स है कितने एरिया में, उतने एरिया में तो फ्लक्स है जितना कि अंदर वाली कॉइल का एरिया है। तो यहाँ पर आपको B1 इंटू A1 लेना पड़ेगा, मतलब जो छोटी कॉइल है उसका एरिया ही आपको लेना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। अब किसी बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो मैं प्राइमरी कॉइल ज़्यादा एरिया की ले लेता। सपोज कीजिए मेरे पास ये प्राइमरी कॉइल है ज़्यादा एरिया वाली, ये प्राइमरी कॉइल है और मैंने इसको करंट दे रखा है मेरी तरफ से, इसको मैंने करंट दे दिया। ये लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा और इसके इतने एरिया के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है इस करंट की वजह से, इस पूरे एरिया के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मान लीजिए सेकेंडरी कॉइल छोटे एरिया की है, मान लीजिए ये सेकेंडरी कॉइल है, ये मान लीजिए सेकेंडरी कॉइल है। अब सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना है, ये इतना, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे निकालना है कि प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट दिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, लेकिन मुझे फ्लक्स चेक करना है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनर कॉइल का इनटू एरिया। अब मैं इनर कॉइल का एरिया लेना है मुझे, क्योंकि मुझे तो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर देखना है, अंदर वाली कॉइल में। अगर अंदर वाली कॉइल के अंदर देखूँगा तो अंदर वाली कॉइल का एरिया लूँगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा B1 इंटू A2, B1 इंटू A2, क्योंकि अंदर वाली कॉइल का एरिया मेरे पास कितना है, A2। तो चाहे आप कोई मर्जी केस लो, चाहे आप बाहर वाली कॉइल को करंट दो, चाहे अंदर वाली कॉइल को करंट दो, जब आप फ्लक्स देखोगे सेकेंडरी कॉइल के अंदर तो छोटी कॉइल का एरिया ही आपको लेना पड़ेगा, B1 इंटू A2। यहाँ पे B1 की वैल्यू पुट कर लेना और एरिया की वैल्यू पुट कर लेना, तो ये अंदर वाली कॉइल का एरिया ही आपको ऑलवेज लेना होता है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनोइड। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सोलेनोइड कहाँ रखा गया है। अगर आप अलग अलग एंगल पे रखते हो, जैसे अगर दो कॉइल्स को आपने ऐसे रखा है कोएक्सियली, तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला केस है, क्योंकि अंदर वाली का जो फ्लक्स है वो टोटल बार वाली को मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड है। अगर आप कोई और पोजीशन में रखते हो, जैसे मान लो प्राइमरी कॉइल तो ये रही, मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, तो उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो फ्लक्स है, मान लेते हैं ये प्राइमरी कॉइल है, इसका फ्लक्स है वो सारा फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ ही नहीं, उसका थोड़ा कम फ्लक्स ही लिंक हो गया, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और ही कम आएगा। अगर आप ऐसे रखते हो, सपोज कीजिए आपने सेकेंडरी कॉइल को ऐसे रखा, तो उसमें और ही कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इसके अंदर। तो देखो रिलेटिव प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे सेकेंडरी कॉइल को रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज गिवन बाय दिस। अगर आपको दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस भी पता है, L1 L2 है, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रूट L1 L2। इफ L1 एंड L2 आर इन सीरीज, जैसे सपोज कीजिए दो कॉइल्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए ये पहली कॉइल रही और उसके बाद दूसरी कॉइल ये रही, दो कॉइल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपका L की वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, L1 प्लस L2, इसका इंडक्टेंस प्लस इसका इंडक्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा। आगे देखिए, अगर कॉइल्स पैरेलल में है, जैसे मान लीजिए ये पहली कॉइल ये दूसरी कॉइल दोनों पैरेलल में है, तो L की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद आपके पास आने वाली है। तो ये था बच्चों
टोटल अपने पास ये चैप्टर हमने पढ़ा। कुछ टॉपिक्स तो रह गए होंगे जो हमने इसमें कवर नहीं किए, वो हम सेपरेट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो अब तक के पढ़ाए हुए टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज़ कर लें, सभी टॉपिक्स को रिवाइज़ करें, वीडियो बार बार देखें, एनसीईआरटी से नोट्स बनाएं। अगर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो भी हम वो डिस्कस कर लेंगे। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले वहीं से ही पढ़ते रहिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।